नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान पुर्णेंदु जी, मयंक सर, रुचित सर और सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हमारे इस कैफ़े में, आज बहुत दिनों बाद मयंक सर की वापसी हुई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप 5 बजे निकल जाने की तैयारी कर रहे थे और आज पकड़ लिया गया है आपको। पब्लिकली ये सब बात बोला जाता है 5 बजे। तो कैफे में सबसे अभी तो जाते हैं, बोल दीजिए। तो आज बेसिकली हम आज चर्चा ये होने वाली है क्योंकि अभी 100 दिन नहीं हुआ है मोदी 3.0 को, और इस दौरान ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसी कुछ बिल, ऐसे कुछ नियम बने हैं जो दिखाता है कि मोदी सरकार की क्या सच में वो कमज़ोरी है या कोई मास्टर स्ट्रोक है। मसलन एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो सरकार लेके आई, जो ओपीएस की मना कर रही थी लेकिन यूपीएस लेके आई। दूसरा, लेटरल एंट्री पहले हो चुका था लेकिन इस बार जब विरोध हुआ तो वापस ले लिया गया। वक्फ बोर्ड को जेपीसी को भेज दिया गया, कई सालों बाद जेपीसी के पास कोई बिल गया था। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग बिल को होल्ड कर दिया गया क्योंकि काफ़ी डिजिटल मीडिया जो आउटलेट्स उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि जो उनकी स्वतंत्रता है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इंडेक्सेशन जो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी उसको वापस लेना। इसको यूटर्न तो ना कहा जाए क्योंकि यूटर्न अलग शब्द है, मतलब वो गलत, इसका नेगेटिव टर्म हो जाएगा। लेकिन सरकार वो चीज़ें कदम उठा रही है जो दिखाता है कि वो लाभार्थी जो स्कीम्स है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे इंडेक्सेशन को वापस लेना। यह दिखाता है कि हाँ, मिडिल क्लास जो है सरकार उनके साथ है। मैं सर इस फैसले को, इन सभी फैसलों को, क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि सरकार वो कमज़ोर है क्योंकि उसके पास वो वाला बहुमत नहीं जो पहले 2 इलेक्शन में था उसके पास, या सरकार अब मिला जुला जो एक सरकार का दायित्व होता है कि सबकी बातें सुनना और उस हिसाब से काम करना, उसकी झलक आपको दिख रही है? हाँ, वही दूसरा वाला बात जो आपने कहा ना, इलेक्शन का वर्डिक्ट जो हुआ और उसके बाद से हम ये मतलब ये नहीं समझना चाहिए कमज़ोर सरकार का फैसला है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव सरकार का, वो रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर डिमांड आ रहा है, जैसे वर्डिक्ट में, लोकसभा के वर्डिक्ट में एकदम से क्लियर था कि कुछ कुछ चीज़ से बीजेपी को नुकसान हुआ था। जैसे संविधान खतरे में है, इसका मतलब है कि जो ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उसको डाइल्यूट किए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अब एक साथ देखिए ना, लेटरल एंट्री में वही परसेप्शन फिर से जाता, इसीलिए उसको कोर्स करेक्ट किया गया इमीडिएटली। पेंशन स्कीम में अब इसमें जैसे किसी ने हमको बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वाराणसी में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, और पोस्टल बैलेट होता है जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जी जी, पोस्टल बैलेट में मोदी जी बहुत पिछड़े हुए थे। इसका मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी जो है नाराज हैं, और वो नाराज हैं, और उसका एक बहुत बड़ा मसला था पेंशन स्कीम। अब पेंशन स्कीम 2004 वाला न्यू पेंशन स्कीम सच में बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम था वो। और शेयर मार्केट का 2004 के बाद अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें जो भी जुड़े हुए हैं उनको बम्पर मिल रहा था, लेकिन सबको होता है ना कि एक गारंटीड सम उनको मिले, और वही किया गया है। ये सच में मतलब बेस्ट ऑफ बोथ स्कीम्स। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो पुराने पेंशन स्कीम और नए पेंशन स्कीम का कॉम्बिनेशन है, जो दोनों में इम्प्रूवमेंट है। और 21 साल हो गया अब तो, 20 साल हो गया और 21वें साल में लागू होगा, अगले साल से लागू होगा। तो बेस्ट ऑफ बोथ लिया गया है और वो इम्प्रूवमेंट है। तो ये दूसरा चीज़ हुआ। तीसरा, हम लोगों ने बात की किसकी, एक जेपीसी को जो बिल भेजा वक्फ बोर्ड वाला, वक्फ बोर्ड वाला, वो भी है क्या कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब कंसेंसस बिल्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोalition को साथ में लेना, ये मैसेज देना कि लोकसभा वर्डिक्ट के बाद हम कोर्स करेक्ट करने को तैयार हैं। और ये सारे फैसले जो हो रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन है मेरे हिसाब से। एक थीम ने उसी तरह से उसको फिर इंडेक्सेशन और ब्रॉडकास्टिंग। इंडेक्सेशन वाला जो है, इंडेक्सेशन वाला एकदम से इस सबसे एकदम से अलग मसला है। वो था कि बीजेपी का जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो से नाराज हो गया। पहली बार मिडिल क्लास जो मतलब घर में कौन पैसा लगाता है, जिसके पास कुछ पैसा होता है, और उसी पे, और वो ट्रेडिशनली कोई 10-20 साल से नहीं, वो 50 साल से बीजेपी या उस तरह के पार्टी के साथ रहा है। और उसके बेनिफिट को जब चोट किया गया और भयानक बैकलैश हुआ था सोशल मीडिया पे, वैसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिले थे, और उसको तुरंत कोर्स करेक्ट किया गया। पता चला कि ये हमारा जो कोर ग्रुप है, कोर सपोर्टर ग्रुप है, उसको चोट पहुंचा रहा है, इसलिए उसको कोर्स करेक्ट किया गया। तो रिस्पॉन्सिव एक वर्ड हम बोलेंगे कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का ये सब फैसला है।
ये सब फैसला रिस्पॉन्सिव विच इज सर, इसमें एक दो महत्वपूर्ण फैसले जो थे, एक तो ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर काफ़ी हुई थी, दूसरा मेन उसमें था SC/ST जो एक चुनाव में अवधारणा बनाई गई कि सरकार दलित विरोधी है, वो संविधान खत्म कर देगी और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद जब फैसला मतलब सरकार बनी, उसके बाद ये लेटरल एंट्री वाला आ गया और बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई सब कैटेगराइजेशन बन सकता है। उसके बाद सुप्रीम सरकार ने अपना पक्ष रखा कि वो सब सरकार के फैसले मतलब कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं। ये कुछ छवियां थी जो सीधे सीधे सरकार को ले जा रही थी कि वो दलित विरोधी या संविधान विरोधी या रिजर्वेशन विरोधी है। क्या इसलिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है कि लेटरल एंट्री को वापस लेना, क्योंकि लेटरल एंट्री तो पहले भी हुई, तब इतना विरोध नहीं हुआ था। जब पिछली बार हुआ था लेटरल एंट्री का 2018 में संभवतः, हाँ पहली बार तब 18 में। बीजेपी 272 की 282 सीटों के साथ थी। उसके बाद जब रिजल्ट लेटरल एंट्री वाला एंट्री हो गई, उसके बाद जो चुनाव हुआ तो 303 पर गई थी। तो तुलसीदास लिखे हैं कि प्रभुता पाए काय मद नाही, जब पावर मिल जाता है तो किसको अभिमान नहीं होता। ये हमेशा इस देश में देखा गया है कि जो सरकारें मिली जुली होती हैं, जैसे मयंक जी ने कहा रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होती है। इसीलिए आप तुलना करेंगे तो इंदिरा गांधी की तुलना में आपको मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल या नरसिम्हा राव का कार्यकाल ज़्यादा प्रोडक्टिव दिखेगा। प्रोडक्टिव का मतलब कि लोगों के जीवन में बदलाव के लिए। एग्जैक्टली। आप युद्ध जीत लिए, आप अपना बाहुबल पुजवा लिए, आप पराक्रमी साबित हुए, आप दूसरे देश को तोड़ फोड़ कर दिए, एटम बम फोड़ लिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। या इवन वाजपेयी की भी सरकार में कुछ फैसले हुए, रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, वो सारी चीज़ें मूलतः हम लोग जो शेड्यूल कास्ट वाली शेड्यूल ट्राइब्स वाली बात कर रहे हैं, तो इसको ये एक सवाल है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का आपने कहा कि विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया जी, विपक्ष को नैरेटिव बनाना थोड़ा सा बस हम ये बोलेंगे, बोल्ड फैसले, कमजोर इंडिया का हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े बोल्ड फैसले कोलिशन सरकार ने लिया बिल्कुल है। सर, हाँ कोलिशन सरकार, मंडल कमीशन हाँ, बहुत कमजोर सरकार थी। न्यूक्लियर बम वाजपेयी एक्सपेरिमेंट जो था वाजपेयी, हाँ, कमजोर सरकार एकदम से 23 पार्टी के कोलिशन सरकार ने लिया था। ये सब बड़ा बड़ा फैसला। इसी तरीके मनमोहन सिंह ने जब US के साथ न्यूक्लियर डील किया तो वो भी एक बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा फैसला था। और 1991 सॉरी मैं भी बोल रहा हूँ, बात बिल्कुल ठीक है। फैक्चुअल देखेंगे तो ये बात जो मयंक जी कह रहे हैं, जो विचित्र बोल रहे हैं कि कमज़ोर सरकारें बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, ये अतीत कहता है। पर उसके पीछे की अगर आप रीजनिंग पे जाएंगे ना, क्योंकि वो कमज़ोर सरकारें ये साबित करना चाहती हैं कि कमज़ोर नहीं है, इसलिए वो ऐसे बड़े बड़े फैसले लेती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मनमोहन सिंह का न्यूक्लियर डील साइन करना, मुलायम सिंह यादव को पूरा सपोर्ट लेफ्ट का विड्रॉ कर लेना और मुलायम सिंह का चले आना, ये सब चीज़ें उस वक्त की आप 2007 और 8 की राजनीति को याद करिए तो ये बहुत मतलब ऐसा था कि सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। उसके बावजूद भी आप अड़े रहे कि नहीं मैं तो करूँगा। आपके ऊपर ये धब्बा लग गया कि अब धब्बा लगने का डर था कि आप अमेरिका के पिछलग्गू हैं, अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। पर इमेज क्या पोर्ट्रे हुई, सिंह इज किंग जगह जगह। जैसे आजकल मोदी जी का नाम आता है, तब एकमात्र ऐसा टेन्योर रहा 10 साल में, वो 2 महीने 3 महीने का, जब मनमोहन सिंह की फोटो लगी एकमात्र। सोनिया गांधी नहीं थी, राहुल गांधी नहीं थे, सिंह इज किंग। और सिंह इज किंग की उस फिल्म आई थी उस दौरान में, तो वो बाई चांस की बात है, तो वो उसके साथ चिपक गया। इसीलिए वाजपेयी जी भी जब 13 दिन की सरकार में आए या 13 महीने की सरकार में आए तो उन्होंने न्यूक्लियर विस्फोट किया साबित करने के लिए। तो जो बात आप उन्हीं बात को मैं कह रहा हूँ, पर वो कहने की उसकी पर्पस ये था कि हम साबित करना चाहते कि हम कमजोर नहीं हैं। ये रीजन है। अगर हम न्यूक्लियर डील या परमाणु बम से अलग अगर लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो उसको लेकर के भी बदलाव तभी आते हैं जब सरकारें कमजोर की जगह कहना चाहिए कि मिली जुली सरकार होती है। जैसे पिछला पेंशन जब हटा था तब तक वाजपेयी की सरकार इंडिया साइनिंग और फील गुड को लेकर के वो ये मान के चल रही थी कि हम प्रचंड बहुमत से, बहुमत में भी तो मैंने जो अभी है उससे अच्छा आएगा, पावर में तो हम ही आ रहे हैं। तो उस तरह के फैसले उसी समय लिए गए। अभी जो कुछ फैसले आपको दिख रहे हैं, लेटरल एंट्री बंद हो गई, इसलिए बंद हो गई कि सरकार 370 से 240 पर आ गई। अगर ये सरकार 300 सीट पर होती तो ऐसे जैसे सरकार के रुझान दिखते हैं काम करने के, उसमें नहीं दिखता कि ये लेटरल एंट्री पर कोई डिस्कशन या फिर ये होता। सरकार योग्यता के नाम पर लोगों की भर्ती करती। एक सवाल तो है कि जिन 11 लोगों को पिछली बार भर्ती की गई थी, क्या उनके कामकाज की कोई समीक्षा हुई?
कि उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जो कि उनको ले जाया गया था लेटरल एंट्री में। और अगर इन लोगों को ले जाए, और फिर शेड्यूल कास्ट वाली बात है, वो लेटरल एंट्री से भी इसलिए जुड़ता है कि उस समय जो 11 लोगों की भर्ती हुई थी लेटरल एंट्री से, उसमें ओबीसी भी कोई नहीं था। हाँ, उसमें छोड़ दीजिए। SC ST तो बहुत दूर की चीज है। बावजूद इसके कि मोदी सरकार के समय तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो पिछड़ों और दलितों को जगह मिली, सत्ता में जगह मिली। हाँ। और आज जो पहली बार रेलवे रेलवे बोर्ड का एक चेयरमैन और CEO पहली बार 119 साल के इतिहास में एक दलित व्यक्ति को अधिकारी को बनाया गया, ये एक बड़ी बात है। और इन सब के ऊपर बस एक ही बात कहूँगा कि दलित का हित जितना महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए नहीं होता है, उससे ज़्यादा मुद्दा हो जाता है। और इसीलिए जब राहुल गांधी भी बोलते हैं कि दलितों का हित एक सरकार क्यों नहीं जुडिशरी में जगह देती या ब्यूरोक्रेसी में जगह नहीं देती, तो उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी में वो तब ऊपर आ पाएंगे जबकि पहले ब्यूरोक्रेसी में उनके लिए जगह बने। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें 1980 में लागू होती तो संभव था कि 10 साल पहले उनके लिए जगह बनती। कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आ गई होती 55 या 56 में, तो हो सकता है कि और पहले से तब वो आते, तो उस समय तो काम हुआ नहीं। अब उसका असर दिखने लगा है। तो इसलिए अब जो पहले उपेक्षित वंचित थे सत्ता से, उनके लिए जगह मिल रही है। और जिस तरह से जनता ने इस बार एक गठबंधन की सरकार को फैसला दिया, उससे ये भी साफ दिखता है कि अब जो भी फैसला होगा वो जन उन्मुखी होगा, लोगों के हित के हिसाब से होगा। सुमित सर, पिछले 2 कार्यकाल और ये तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के अंदर ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई जिसको लेकर हमने भी बात की, आपको क्या लगता है कि इन 2 पिछले कार्यकाल के मुकाबले ये कार्यकाल ज़्यादा जनता के लिए मुफीद होगा या ऐसे महत्वपूर्ण फैसले और लिए जाएंगे जो दूरगामी होंगे, जैसे मनमोहन सरकार की आखिरी समय में लिया गया था, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे लैंड रिफॉर्म का बिल हो, आज तक वो सबसे माइलस्टोन बिल माना जाता है, वैसे कुछ इसमें भी उम्मीद की जा सकती है? पहले टर्म में लिया गया, दोनों राइट टू एजुकेशन सेकंड टर्म के एकदम शुरुआत में लिया गया। और जो लैंड एक्विजिशन बिल, वो तो नहीं, ये तो लैंड एक्विजिशन तो वापस ले लिया गया वापस ले मोदी जी लिया। के मोदी जी का राइट टू फूड एक बहुत बड़ा फैसला था। मनरेगा मनरेगा भी था, वो सब पार्ट 1 में। राइट टू इंफॉर्मेशन। जब भी हम लोग मैच खेलने जाते हैं ना, आप सब लोग स्पोर्ट्स देखते होंगे, दर्शक भी खिलाड़ी देखते होंगे, चाहे कोई भी गेम खेलने जाएं, टेबल टेनिस से लेके क्रिकेट तक, फुटबॉल से लेके खो खो तक, आप एक रणनीति बना के जाते हैं। जो भी टीम इवेंट्स होते हैं, क्या हमारी टीम के 5 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, ये काम करेगा, ये काम करेगा, आप उस रणनीति के हिसाब से खेलते हैं, अपोनेंट को देखते हैं, फिर आप रणनीति बनाते हैं। मैदान पे पहुंचते हैं, मैदान की परखते हैं, पिच कैसी है, स्विंग करेगी, स्पिन करेगी, कैसी टीम कंपोजिशन होना चाहिए, ये तमाम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, तब जाके टीम को जीत हासिल होती है। लेकिन आप मान लीजिए पिच पे पहुंच गए और पिच को आप रीड नहीं कर पाए, पिच को आपने 5 मीडियम पेसर खिला लिए, पता लगा पिच पहले दिन ही स्पिन करने लगी। 5 दिन का टेस्ट मैच है, स्पिनर आपके पास एक भी नहीं है, टेम्परेरी है, खेल रहा है रविंद्र जडेजा के तौर पे, तो आपने उसको कितने ओवर भिगा लेंगे। आई एम जस्ट सेइंग, एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं कि आप कोर्स करेक्शन करते हैं फिर कि यार ये तो गलती हो गई, अब कैसे होगा, तो आप विराट कोहली से स्पिन कराते हैं, रोहित शर्मा से स्पिन कराते हैं कि भाई स्पिन कर रही है तो स्पिन, तो ये कोर्स करेक्शन का दौर चल रहा है। इस सरकार को 10 साल के बाद इस बात का एहसास हुआ है, ये मैंडेट मिलने के बाद, जो 24 का मैंडेट है, कि देश की जनता अब हमसे ये चाहती है। 14 में वो चाहती थी तो उसने हमको नंबर दिए, हमने वो काम कर दिए। अब वो उस काम करने की वजह से जनता का वो लक्ष्य पूरा हो गया। अब जनता के लक्ष्य चेंज हो गए हैं। अब जनता को नौकरियां चाहिए, जनता को आरक्षण चाहिए। जनता आरक्षण को डिसॉल्व होते हुए नहीं देख सकती है। तो आपको अपने मिजाज में, अपने रवैये में, अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। और 240 की जब सीटें आती है 303 से कम होके, तो ये सारा साफ साफ संदेश था कि भाई आप कोर्स करेक्शन करिए। और इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि आज मात्र 85 दिन हुए हैं। अगर हम 4 जून से बात करें और आज के दिन अगर हम 28 अगस्त को बात कर रहे हैं, तो बमुश्किल से
85, 86, 87 दिन की ये सरकार है और उसने कितने बड़ा बड़ा कोर्स करेक्शन कर लिए, एग्जैक्टली। जिसको आप यू टर्न कह लीजिए, आप बदल गए कह लीजिए, आप पलट गए कह लीजिए, आप रिस्पॉन्सिव कह लीजिए, जो शब्द का इस्तेमाल करना कर लीजिए। पर आप इस बात की आपको तारीफ करनी होगी कि जिस नरेंद्र मोदी पर ये इल्ज़ाम लगता था कि ये तो किसी की सुनते नहीं नहीं है, है, हाँ। ये तो तानाशाह हैं और ये इन पर तो मनमर्जी के मालिक हैं, उन्होंने सब उन तमाम धारणाओं को भी तोड़ने का काम कर दिया। उन तमाम जो इमेज बनाई गई थी विपक्ष के द्वारा कि एक अकेला सब पे भारी, जिस तरीके उन्होंने बातें बोली भी थी, इसीलिए वो उस पर फंसे भी, वो उन्होंने बोली इसीलिए विपक्ष ने उसको कैश किया। अब उनको एहसास हुआ, एहसास कराया गया, जनता ने कराया, तो वो उस चीज़ को अपने आप को बदल रहे हैं और बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। यूपीएस आपने एग्जाम्पल दिया, ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस हो गया, वक्फ बोर्ड का मामला जेपीसी में चला गया, इंडेक्सेशन पर जैसे आप ही ने अपने बजट में लेके, हमको तो नहीं पता था इंडेक्सेशन आने वाला है, जैसे ही आया आपको लगा मिडिल क्लास नाराज हो गया है, मिडिल क्लास बगावत कर देगा, और बीजेपी की स्ट्रेंथ मिडिल क्लास। तो ऐसे में आपने क्या किया कि तुरंत आपने अपने ही वित्त मंत्री से कहा कि भाई इसको हम वापस ले रहे हैं, आप इंडेक्सेशन को आपने वापस ले लिया। तो हर वक्त सरकार जो है वो अपनी अनुभवों से सीख रही है। अब आप अगर विपक्ष में हैं, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी हैं, तो आप कह सकते हैं कि गलतियों से सीख रहे हैं। पर अगर आप सरकार में हैं तो आपको लग रहा है कि भाई ये मैसेज था, हम नहीं पढ़ पाए, राहुल गांधी ने पढ़ लिया। तो जो काम राहुल गांधी करते, अब आप सुनिए, आज की डेट में अगर कास्ट सेंसस सरकार अलाउ कर दे, जैसे कि आज सुबह से बड़ी अटकलें थी दिल्ली में कि आज की कैबिनेट में कास्ट सेंसस पे बात हो जाएगी और शायद कास्ट भी हो, ये अब नहीं हुआ। पर जिस दिन सरकार कास्ट सेंसस की बात मांग लेगी, उसके बाद राहुल गांधी के पास क्या एजेंडा बचेगा? उसके बाद राहुल गांधी के पास क्या एजेंडा बचेगा? क्या करेंगे खड़गे साहब? ऐसे में तो जो विपक्ष के मुद्दे थे और जो विपक्ष के मुद्दे जनता को समझ में आ गए कि ये मुद्दे बढ़िया हैं। नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी कैंपेन में उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बोलते होंगे कि मैं 100 दिन में अपना एजेंडा रखूंगा, तब शायद उनके एजेंडे में ये सब बातें शायद ना हो, क्योंकि वो 300 सीटों के 400 सीटों को टारगेट कर रहे थे। पर जैसे ही 240 सीटें आई, उनको समझ में आ गया कि हमको अपने आप को सुधारना है, हमको अपने रवैये में बदलाव लाना है, हमको रिस्पॉन्सिव होना है। और जो बात मयंक जी ने बोली, विचित्र जी ने बोली, 100% उस बात से सहमत हूँ कि किसी के पास भी, जब आप, ये बात बहुत अच्छी लगती है डेमोक्रेसी में कि यार मैं पूर्ण बहुमत होना चाहिए कि एक सरकार रहेगी, एक प्रधानमंत्री रहेगा, तो वो अपने आप फैसले कर सकता है। पर वही चीज़ें कब हाथ से निकल जाएं और कब वो बेलगाम हो जाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कोर्स करेक्शंस होने चाहिए। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप चाहे जैसे भी आपका मिजाज रहा हो, पर आप जनता के मूड को समझें, क्योंकि आप जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, जनता ने आपको वोट किया है। जनता का जो मूड है, जनता जो चाहती है, जैसे पेपर लीक पर कितनी बातें हो रही थी, पेपर लीक को लेकर उन्होंने कितनी जल्दी जल्दी एक्शन लिए, ऐसे बहुत से मुद्दे, मतलब इन 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। नीट को लेकर, हाँ, अब ये विपक्ष का बात कहना है या मीडिया का ये कहना बार बार कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मेरा हमेशा से मानना है कि इस्तीफा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस्तीफा दे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसके इस्तीफे से ट्रेन एक्सीडेंट नहीं रुक जाएंगे। आपको ये काम करने की जरूरत है कि ट्रेन एक्सीडेंट कैसे रुके। जो बेहतर दिमाग है उसको लेकर आइए, उससे इस्तेमाल कराइए। हो सकता है कि उससे बेहतर दिमाग कोई उपलब्ध ना हो, तो जो बेहतर हो उसका भी आप इस्तीफा ले लीजिए, फिर और एक्सीडेंट करा लीजिए। मतलब ये इस्तीफा लेना इज नो सोल्यूशन। सरकार में इस्तीफे होते नहीं है। हाँ, वो होते नहीं होते, वो विपक्ष और सरकार के बीच की राजनीति है। पर जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको अपने काम गिनाने पड़ते हैं, और ये काम गिनाए जाएंगे। ये जो ज़मीन तैयार हुई है, मुझे नहीं पता कि इसको राजनीतिक तौर पर बीजेपी को ये 2 राज्य या 4 राज्य में चुनाव आ रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा होगा, चाहे वो यूपीएस की बात हो, चाहे वो वक्फ की बात हो, मुझे नहीं पता। पर कम से कम ये भाव बन रहा है कि ये सरकार जो थी, जिस पर तानाशाह होने का आरोप लगता था, जो अनसुना करती थी, वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये 240 की सरकार है। कंगना रनौत को ये बात याद रखनी चाहिए थी, ये 303 की सरकार नहीं है, 240 की सरकार है। इसीलिए उनके बयान पर तुरंत रिबटल आया, तुरंत आया और उन्होंने माफी मांगी। हाँ, तो इसी कोर्स करेक्शन के सिलसिले में हमको लगता है, कंटिन्यूएशन में हमको लगता है अग्निवीर पे भी रिवीजन आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, काम चल रहा है। हाँ, बहुत जल्दी। मैं आपको टेन्योर तो बढ़ ही जाएगा। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैं करगिल में गया था कवरेज करने के लिए। कई सारे फौजियों से बात हुई जो सर्विंग है, नाम नहीं ले सकता, जो वहाँ पे मौजूद थे, और ये इंडिकेशन मिला, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में इंडिकेशन मिला कि बहुत तेज़ी से इस पर विचार विमर्श चल रहा है। सरकार ने इंटरनली काम करना शुरू भी किया, जैसे यूपीएस पे काम कर रहे होंगे, हमको खबर तक नहीं थी,
हम लोगों की कमेटी नाकामी। बनी थी कमेटी 23 बनी थी जो हाँ, बस स्वामीनाथन कमेटी की कमेटी बनी, इतना ही पता था। चौंकाने वाला हाँ कि ये हाँ इतना बड़ा चेंज आ जाएंगे, तो यही चीजें अग्निवीर में भी होने वाली हैं। यू आर राइट। पुण्येंदु जी, इसमें जो सर ने कहा, सुमेश सर ने, कोर्स करेक्शन वाली सरकार भी, लेकिन दो चीजें जो इस सरकार ने अच्छा किया, एक तो वो जो माइंडसेट था कि रिजर्वेशन खत्म करने वाली, जो लेटरल एंट्री एरिया, उन्होंने वापस करके दिखाया कि नहीं, सरकार बिलीव करती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि हम इसमें विश्वास नहीं करते, हम सहमत नहीं। दूसरी बात, उन्होंने जो ये एक तो ये हो गया, तो ये दिखाता है ये फैसले कि सरकार अब मानेगी, सुन रही है बात, तो इसको किस पक्ष में लेना चाहिए? ये अच्छी बात है या सरकार की कमजोर होने की निशानी मानी जाए? नहीं, अगर लोकतंत्र में आप अगर लोगों जन दबाव के आधार पे फैसले लेते हैं तो ये कमज़ोर होने की निशानी नहीं है। लेकिन साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि क्या ये अगर 240 के बजाय 300 पार वाली सरकार होती तो क्या ये फैसले वापस होते? जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल नहीं वापस होते, क्योंकि उस समय अपनी उस इमेज की उनको ख्याल होता है कि एक बार जो फैसला ले लिया, क्योंकि मोदी बहुत उनका जो इमेज, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। 10 साल में तो कोई इस्तीफा नहीं क्या बात कर रहे हैं? लैंड रिफॉर्म बिल वापस लिया कि नहीं लिया 300 पर? नहीं मैं वापसी की बात कर रहा हूँ। किसान बिल वापस लिया कि नहीं लिया? तब तो 303 के जन आधार पे लिए। आप जब लागू किए थे तब आपको समझ में आया कि आपने जो करा बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब आपने रिस्पॉन्स देखा, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया था, ग्राउंड वर्क नहीं किया था, जैसे ग्राउंड वर्क पे जमीन पे आपने उतारने की कोशिश की, पब्लिक का गुस्सा देखा, एंगर देखा किसानों का, आपने विड्रॉ किया। हालांकि 1.5 साल लगा उसको करने में, पर आपको बदलना पड़ा। नहीं सर, एक नहीं, चीज़ लेकिन और भी- response एक rate- चीज़ इसमें बस खाली आप जो ये सर बोल रहे थे, एक चीज़ और जान चाहिए कि जो सरकार को बहुमत नहीं, जो बहुमत मिलता है, 300 सीट मिलती है या 350 सीटें मिलती हैं, इनको तो 300 ही मिली, इंदिरा गांधी को 351 भी मिली, राजीव गांधी को 415। तो जब बहुमत प्रचंड मिल जाता है तो हर प्रधानमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दल का है या व्यक्ति कौन है, उसको लगता है कि जनता हमको छोड़ दी कि तुमको जो करना है वो करो, ये भाव आ जाता है। दूसरी बात कि इस्तीफा नहीं होता, नहीं तो मनमोहन सरकार के समय जितना बड़ा आरोप सलमान खुर्शीद पर लगा था, चैनल ने एक दिखाया था कि उनके ट्रस्ट किस तरह से, वो कानून मंत्री थे और किस तरह से गलत काम करता है, बावजूद इसके उनका इस्तीफा होना तो दूर, उनको प्रमोट करके विदेश मंत्री बनाया गया था। राज्य मंत्री से नहीं, कैबिनेट मंत्री सर, पहले वो राज्य थे, उसको कैबिनेट मंत्री। एक चीज हुआ। दूसरा, जब पॉलिटिक्स होती है तब जाकर के इस्तीफे होते हैं। जब नटवर सिंह को निपटाना था तो इस्तीफा हो गया था, और उसको चिदम्बरम ने, उन्होंने अपनी किताब में भी देहांत हो गया और लिखा भी है इस बारे में कि कैसे चिदम्बरम ने कहा कि जाकर के जरा मिल लीजिए और कुछ नहीं होना है, और उन्हें पता ही नहीं था कि हम मिलने नहीं जा रहे हैं, हम तो निपटने जा रहे हैं। नहीं, दबाव पे इस्तीफे भी हुए हैं। शिवराज सिंह शिवराज पाटिल एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे लोगों के इस्तीफे लिए गए। देखिए, इस्तीफों का है तो वो माना जाएगा, इस्तीफा परसेप्शन के चलते, परसेप्शन के चलते, कपड़ा लेकिन देख के लोगों को लग रहा था कि इनको लेकिन इस्तीफे बहुत, जितने मंत्री मनमोहन सिंह सरकार में बदले गए तमाम विवादों की वजह से, विवादों में हाँ, तो वो हुआ। और मोदी सरकार में तो ये माना जाता था कि भाई हमारी इस्तीफों वाली सरकार नहीं है। अब हो जाएगी। अब जब 240 पर जब गड़बड़ होगी ना, तब दबाव बनेगा। जैसे कि चिराग पासवान बोल रहे हैं ना, चिराग पासवान की इतनी वाणी कहाँ फूटती थी जितना आप फूट रही। और ठीक है, मतलब इसके पहले भी कुछ जैसे बताया कि लैंड रिफॉर्म पे या किसान वाले बिल पे उन्होंने फैसले बदले थे, अपने वापस लिए थे। लेकिन जैसे वक्फ बोर्ड वाला जो मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कभी बीजेपी इस पे पलटती अगर वो सहयोगी दलों का दबाव नहीं होता। ये दिखाता है कि अब आप गठबंधन सरकार में हैं, अब आपका अपना बहुमत नहीं है। अदरवाइज कम से कम वो एक चीज है जिसपे वो लोग, क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स है उसमें वो बहुत मैच नहीं करता उस पर वापस लेना। बीजेपी का जो कोर सपोर्टर है, जो हम इंडेक्सेशन वाली बात कर रहे हैं कि उसको हटा दिया था, फिर दोबारा से उसको लाए कि भाई जिसको दोनों एक्चुअली दोनों ऑप्शन दे दिए कि आपको वो अब बेटर लगता है तो वो रखिए, इंडेक्सेशन बेनिफिट चाहिए तो वो रखिए, क्योंकि उनका कोर सपोर्टर उस पर हाथ था। तो वक्फ बोर्ड वाले पे क्या है, वो बीजेपी का सपोर्टर तो चाहता था कि हाँ आए, बिल्कुल उस पर लगाम लगाई जाए, उस पर और रेगुलेट किया जाए और सख्ती बरती जाए, लेकिन वो करना पड़ा क्यों? क्योंकि टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां जो है वो उनका अलग रुख था इसके बारे में। तो ये सारे फैक्टर है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात ये जो अश्विन आप कर रहे थे कि भाई सरकार सुन रही है, अच्छी बात है, नहीं बात है, तो सहयोगी दलों का तमाम दबाव है और वो महसूस भी कर रहे हैं। मैं ये लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूँ कि अगर आपको लगता है कि जनता ने आपको एक मैसेज दिया है कि भाई आप इस मुद्दे पे आप गलत कर रहे थे, तो उस पर कोर्स करेक्शन होना भी चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक फ्रंट पे ये सरकार को लगता था सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत कुछ करके हम
ये कंट्री डेवलप हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन जब तक लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो उस डेवलपमेंट का उस ढंग से फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ इतनी हाईवे बन गए, इतने हमने ये कॉरिडोर बना दिए, ये बातें करने से आम आदमी के जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव कई बार होता नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे हो सकता है आम आदमी कभी उतना चलता ही ना, उसको उसके जीवन में क्या उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसको तो अपनी रोजी रोटी। तो आपको वो परचेजिंग पावर पे ध्यान देना। जो ओपीएस यूपीएस की बात की, जो सर ने कहा कि दोनों का पॉजिटिव ले लिया गया, वो भी सरकार, क्योंकि ये जो सरकार है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म की पक्षधर सरकार है। वो ये जो सब्सिडी के खिलाफ है। यूपीएस का जो फैसला है वो दबाव का फैसला है। अब जो एग्जांपल लिया कि वो वाराणसी वाला, और हमने हम अश्विन और हम लोग बाबा ने, हम लोगों ने वो किया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पे बीजेपी बहुमत में आई, लेकिन जो पोस्टल वोट्स है जिसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के उसमें वोट है, तो उसमें कांग्रेस आ गई थी, जबकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला था। उसके बाद ये हाल था छत्तीसगढ़ में। तो वही फैक्टर कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है। अब लेकिन सवाल यह है कि भाई इस पे तो पॉलिटिक्स होगी, राहुल गांधी को उसका क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस जोरदार तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव में वो संविधान दिखाते रहे, परसेप्शन से जो भी आप कहिए, वो रिजल्ट में भी उसका असर पड़ा है और आंकड़ों में भी सिकता है। जो यूपी जैसे राज्य में हम क्या कल्पना करते थे कि बीजेपी का ऐसा हाल होगा। बीजेपी का था कि चलो 64 से घट के जो है वो 55 आ जाएगी, ये सब सोचते थे। वो 37 बीजेपी आएगी, ये तो कोई सोचता नहीं था। 43 मतलब अलायंस के साथ 37 प्लस 6 ना 33 प्लस इनका 37 सपा का है और 6 तो 33 है। 33 है इनका। नहीं, और हाँ, इनका 33 है, 37 प्लस 6 मतलब कांग्रेस और उनका अलायंस का है 43। तो इतनी कल्पना तो किसी ने की नहीं थी। इसका मतलब कि कास्ट वाला जो मैटर था उसने काम किया है। और मुझे तो अब आश्चर्य नहीं है कि कास्ट सेंसस पे ये सरकार अगर ग्रीन सिग्नल दे दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज ही अखबार में हमने पढ़ा कि जो रोहिणी कमीशन के एक मेंबर थे, का नाम मैं थोड़ा भी मिस कर रहा हूँ, जे समथिंग क्या नाम था, उन्होंने सपोर्ट किया है कास्ट सेंसस को। उन्होंने कहा पॉलिसीज़ के लिहाज से ये कोई बुरी बात नहीं कि अगर आपको आंकड़े पता हो कि किस जाति का क्या है, किसके पास कितना वो है, वो पता होना चाहिए, ताकि हमें पॉलिसी मेकिंग में उस चीज़ का फ़ायदा किसको कितना पहुंच रहा है वो भी आंकड़े आपके पास होने चाहिए। अगर सेंसस में देरी हो रही है, 2021 का जो सेंसस है वो लगातार डिले हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगह तमाम केसेस चल रहे हैं, उसको लेकर के देरी हो रही है, तो सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर के विचार कर रही है कि हमें कास्ट का कॉलम इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। क्योंकि राहुल गांधी अभी प्रयागराज में जो सम्मेलन में या रोज मुझे लगता है कास्ट सेंसस को लेकर के वो लगातार बोलते रहते हैं, क्योंकि कर्नाटक में आप देखेंगे सिद्धरामैया साहब अभी वो रिपोर्ट दबा के बैठे हुए हैं और वो बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक में बीजेपी लगातार सवाल उठ रहे हैं, भैया राहुल गांधी तो दिन रात कास्ट सेंसस का माला अलाप रहे हैं और आप यहाँ दबा के बैठे हो, रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक कर रहे हो? क्योंकि वहाँ की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। जो 2018 का लीक रिपोर्ट हुआ था उसमें शायद जो लिंगायत और वोकालिका का परसेंटेज कम दिखाया गया था, जो वहाँ की पॉलिटिक्स में, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट है लिंगायत और वोकालिका वहाँ के पॉलिटिक्स में, तो वो वहाँ के हिसाब से गड़बड़, इसलिए वो रिपोर्ट दबा के वो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश भर में गाते फिर रहे हैं कास्ट सेंसस को लेके, तो वो दबाव है उनके ऊपर। एक आखिरी सवाल बस इसे ख़त्म करते हैं, आप छोटी छोटी टिप्पणियां कर दीजिएगा। 2-3 चीज़ें जो चुनाव में बड़े इश्यूज थे उसमें से कुछ मुद्दों पर सरकार अभी से ही कदम उठा रही, खासकर रोजगार। जब से सरकार नहीं बनी तब से रोजगार को लेकर आज भी जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ उसमें 1.5 लाख नौकरियों की बात कही गई अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। उससे पहले सरकार ने नौकरियों को लेकर प्राइवेट कॉरिडोर जो बना रही उसमें भी नौकरियों की बात की। तो और इंटर्नशिप के जरिए भी सरकार ने बोला कि रोजगार बढ़ाएंगे। तो रोजगार सृजन पे सरकार का बहुत फोकस शुरू से दिख रहा है। और अगर मान लीजिए सेंसस का बात होती भी है, ये 2 इश्यूज थे जो बहुत बड़ा इशू था कांग्रेस के लिए, और एक तीसरा संविधान तो खैर सरकार काम कर रही। क्या आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से कदम चलता रहा तो कांग्रेस के पास मुद्दों की भी कमी हो सकती है? नहीं, कांग्रेस को मतलब कांग्रेस के पास ये ऑप्शन है कि वो बोले अरे हमने किया और इन लोग को मानना पड़ा, हमने फोर्स कर दिया इनको मानने के लिए, तो कांग्रेस के लिए ये मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस को अब कंस्ट्रक्टिव कुछ आइडियाज़ देने होंगे ताकि लोगों को अपील कर सके। अभी तक आप विरोध के मोड में थे, अब आपको अट्रैक्ट करना है लोगों को, नए लोगों को, तो इसलिए नया एजेंडा देना पड़ेगा। कास्ट ये एम्प्लॉयमेंट वाली जो बात बोल रहे थे, हर प्रोजेक्ट का जो असेसमेंट होता है तो उसमें ये पहले ही बताया जाता था। गवर्नमेंट अभी तक डिनाइल मोड में थी कि नहीं रोजगार तो बन रहा है। अब उसको लग रहा है कि इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। डिनाइल मोड में अब नहीं है कि हाँ
कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए हाईलाइट कर रही है कि इतने इन्वेस्टमेंट से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, अब हाईलाइट किया जा रहा है। नहीं तो ये रूटीन पार्ट है कि वो प्रोजेक्ट के असेसमेंट में ये कैलकुलेट होता है कि कितने इससे कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट तो मतलब उस पे वो कदम उठा के खुद को सही कर रही है हाँ, ताकि हाँ। हाईलाइट करे कि लोगों को पता चले। हाँ, ये भी कोर्स करेक्शन का ही नतीजा है कि डिनाइल मोड में नहीं सब ठीक है उससे नहीं ये ओपनली कहे बिना कि सब ठीक नहीं है, ये हाईलाइट करना कि इससे इतने जॉब क्रिएट होंगे, ये नुआंस में फ़र्क है। सर एक आखिरी सवाल विजय सर आपसे पूछना था, जो लेटरल एंट्री पे जितेंद्र सिंह का एक जो लेटर आया था ना, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पर व्यक्त किया है कि ये गलत है, उसको वापस, वो जो शब्द में प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया, एक कार्मिक मंत्रालय का मंत्री खुद भी लिख सकता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जो निर्देशित यूज़ करना, इसका कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आप देखते हैं? आज भी बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का है। जो कुछ भी लोगों के बीच संदेश जाएगा वो जितेंद्र सिंह को कितने लोग जानेंगे तो प्रधानमंत्री को ही। नहीं, इसमें मैं एक लाइन बस बोलता हूँ। बीजेपी में कोई भी सरकार, मतलब इस सरकार में कोई भी फैसला होगा वो बिना मोदी के नाम के हो ही नहीं सकता। सरकार छोड़ दीजिए, पार्टी में भी अगर कोई प्रवक्ता बोलता है दूसरी लाइन बिना मोदी के नाम के आगे बढ़ती है क्या? हाँ, तो इसलिए ये चीज़ तो होगी ही। तो आज की चर्चा में बस इतना ही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।